हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 39 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फ़ी आपका 350 रुपये है, यानी 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आज का है जो कि आपका DI से है। बोला यह गया है कि उपरोक्त पाई ग्राफ यानी यह जो पाई चार्ट है वह कर्नाटक के एक पब्लिशिंग हाउस के खर्च को दर्शाता है। यह जो आपका पाई चार्ट है ना, वह कर्नाटक के एक पब्लिशिंग हाउस के खर्चों को दर्शाता है। जैसे पब्लिशिंग हाउस का जो टोटल खर्च है बुक को पब्लिश करने में या किसी भी चीज़ को पब्लिश करने में, उसमें से 10% लागत उसका लगता है प्रचार पे, ठीक है। 20% लागत है प्रिंटिंग, 10% ट्रांसपोर्टेशन पे, 25% पेपर का लागत है, 20% बाइंडिंग का लागत है और 15% जो है उसको रॉयल्टी पे करना होता है। तो यह कुल मिला के आंकड़ा जो है वह प्रतिशत के फॉर्म में दिया गया है। पाई चार्ट में जो आंकड़ा दिया जाता है वह या तो प्रतिशत के रूप में मिलता है या फिर डिग्री के रूप में मिलता है। यहाँ प्रतिशत के रूप में दिया गया है। तो जब प्रतिशत के रूप में मिलेगा तो टोटल मिला के 100% होगा। जब आप इन सबों को ऐड करिएगा, जोड़िएगा तो 100% आएगा, क्योंकि 100% का मतलब टोटल होता है। लेकिन जब यह डिग्री के फॉर्म में दिया जाएगा, जैसे 20 डिग्री 50 डिग्री इस तरीके से, तो कुल मिला के यह आपका 360 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन आपका मिलता है पाई चार्ट का। अब आगे देखिए, पूरे पाई चार्ट पे एक वीडियो हम बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को भी। अब क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोगों से क्या पूछा है। क्वेश्चन हम लोगों से यह पूछा है कि प्रचार संबंधी लागत, ठीक है, प्रचार संबंधी लागत के संगत क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। प्रचार संबंधी लागत का कोण हमें बताना है। गौर से देखिए आप यहाँ पे कि प्रचार संबंधी खर्च जो है वह परसेंटेज के रूप में कितना है, 10% है। तो प्रचार संबंधी जो लागत है वह परसेंटेज के फॉर्म में 10% है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि प्रचार में जो लागत है उसका केंद्रीय कोण कितना, मतलब इसको कोण में बदलना है। प्रतिशत में तो वैल्यू हमें पता है, प्रचार का लागत प्रतिशत में तो हमें पता है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, कोण में कन्वर्ट करना है। तो प्रतिशत को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, कोण में बदलना होगा, तो आप इसमें गुना करिएगा 18/5 से। जैसे ही आप प्रतिशत में 18/5 से गुना करते हैं ना, यह आपका कोण में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोल्व करिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 18 दूना 36, यानी कि 36 डिग्री केंद्रीय कोण आपका हो जाएगा, ठीक है। 36 डिग्री कोण हो जाएगा किसका, प्रचार संबंधी लागत का। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपका दिया गया प्रतिशत में, अगर आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोण उसका निकालना चाहते हैं, तो आप उसमें 18/5 से, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें निकालना पड़ जाए इस क्वेश्चन में कि प्रिंटिंग लागत को का केंद्रीय कोण क्या होगा, तो हम 20% में, प्रतिशत के रूप में तो प्रिंटिंग लागत है पता हमें बस इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो प्रतिशत को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 18/5, और मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर डिग्री के रूप में रहे और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा तो इसके उल्टा यानी 5/18। तो इस न्यूमेरिकल को आप याद रखिएगा, 18/5 और 5/18। डिग्री में अगर जाना होगा तो 18/5 से गुना, प्रतिशत में जाना होगा तो 5/18 से गुना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे लागत मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। क्वेश्चन है कि पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसको लागत मूल्य पे बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जितना प्रतिशत का लाभ चाहिए सबसे पहले आप उसका वैल्यू निकालिए। तो पूर्णांक तोड़िए, 16 तिया 48, 2 50/3। अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो यही होगा ना, 50/3। आगे देख लीजिए, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा आपका, बट्टा में 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। काटिए इसको, 50 से काटिएगा, 50 दूना 100, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो क्या होगा आपका 1, और नीचे में 3 गुना 2 यानी कि 6। अब आंसर आपका आ चुका है। हमें बताना है कि पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाए, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 1/6, यानी कि 1:6 के अनुपात में
हमें पानी को मिलाना पड़ेगा किसमें, स्प्रिट में। दरअसल आपने क्या निकाला है, पानी और स्प्रिट का अनुपात क्या होगा, तो पानी और स्प्रिट का अनुपात 1:6 अगर हम रखेंगे तो हमें 16.2/3% का लाभ हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछता कि पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाए, ठीक है, पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाए कि हमें 25% का लाभ प्राप्त हो। अब पानी मिला कि हमें लाभ प्राप्त करना है, दूध को उसके लागत कीमत पर ही बेचना है, जो आपका क्रैमुल है उसी कीमत पर हमें दूध को बेचना है, लेकिन हमें 25% लाभ भी चाहिए, तो इसके लिए पानी मिलाएंगे। अब पानी मिलाएंगे तो कितना प्रतिशत पानी मिलाए, तो जितना प्रतिशत लाभ चाहिए उसका वैल्यू निकालिए, तो 25% का वैल्यू निकालिए, क्या होगा 1/4, यानी हमें 1:4 के अनुपात में दूध में पानी मिलाना पड़ेगा। मतलब 5 लीटर में 1 लीटर पानी और 4 लीटर दूध होगा, तो इससे हमें 25% का लाभ हो जाएगा। तो उसी तरह से 16.2/3% लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1:6 के अनुपात में स्प्रिट मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा स्प्रिट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए यह क्वेश्चन जो है ना वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ax² + bx + c, यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक द्विघात समीकरण का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, ध्यान से समझिएगा, जो x² का कॉफिशिएंट का मतलब गुना में, तो जो x² के गुना में होता है वह वैल्यू होता है a का चिन्हों के साथ, जो x के गुना में होता है वह वैल्यू होता है b का, और जो एक कांस्टेंट आपका बच जाता है वह वैल्यू होता है c का। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि जो x² का कोफिशिएंट होगा वह a का मान होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वह b का मान होगा, और जो कांस्टेंट होगा वह c का मान होगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ और आपको समझना है, इसके मूल को अगर हम अल्फा और बीटा माने, ठीक है, इसके मूल को अगर हम अल्फा और बीटा से दर्शाए तो इसके मूलों का योगफल, यानी इसका जो मूल है ना उसका योगफल क्या होगा, तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। यह आपका फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल यानी अल्फा + बीटा, मूल अल्फा बीटा लिए तो मूल का योगफल अल्फा + बीटा होगा, यह होता है -b/a। और अगर हम बात करें मूलों के गुणनफल का यानी अल्फा × बीटा का, तो मूलों का गुणनफल आपका हो जाता है c/a, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग इसी फॉर्मूला के हेल्प से सोल्व करते हैं। मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a। अब चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे देखिए बोला है कि इसके मूलों का योग उसके गुणनफल के बराबर है। यहाँ जो आपका इक्वेशन दे रखा है ना, इसके मूलों का योगफल इसके गुणनफल के बराबर, तो मूलों का योग निकालते हैं। मूलों का योग क्या होता है -b/a, तो -b के जगह क्या रखेंगे हम, q रखेंगे, जो x के गुना में होगा वही तो b का मान होगा, तो -b/a, a के जगह क्या लिखेंगे p, यह हो गया मूलों का योगफल -b/a। अब गुणनफल निकालिए, गुणनफल c/a, तो c के जगह क्या लेंगे हम, r लेंगे, बट्टा a के जगह क्या लेंगे, p लेंगे, सबका चिन्ह तो सेम ही है। अब आगे देखिए, यह हो गया मूलों का योगफल, यह हो गया मूलों का गुणनफल। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि यह दोनों बराबर है, गौर से देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मूलों का योग उसके गुणनफल के बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब आप कर लीजिए इसको सोल्व, करिए सोल्व। नीचे भी यहाँ p है, यहाँ भी नीचे p है, p से p कैंसिल, इधर क्या बचा -q = r। अब -q को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो +q बचेगा, तो इधर क्या बचेगा, 0 = r + q, यानी कि q + r का वैल्यू क्या आ गया, 0। बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो q + r = 0, यही तो है ना, q + r = 0। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। हमने आपसे क्या कहा, मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यह डिस्काउंट टॉपिक से है। बोला है कागज के एक सीट की प्रतिलिपि करने में 1 रुपये खर्च आता है। मतलब कागज का एक सीट, एक पेपर को जीरोक्स करने का, प्रतिलिपि यानी कि जीरोक्स करने का खर्च 1 रुपये आता है। एक पेपर जीरोक्स करने में कितना रुपया, 1 रुपया। अब एक कंडीशन और है, बहरहाल प्रथम 1000 सीट के बाद, पहले 1000 सीट के बाद यानी कि 1000 पेपर के बाद अगर प्रतिलिपि करवाया जाए
तो 2% का डिस्काउंट, यह कंडीशनल डिस्काउंट है, डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं है। क्या है? कंडीशनल डिस्काउंट। मतलब 1000 सीट के बाद जितना भी जिरक्स कराइएगा उसमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब पहले 1000 सीट पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप 500 पेपर कराते हैं जिरक्स तो 500 रुपये खर्च आएगा, 800 पेपर जिरक्स कराते हैं तो 800 खर्च आएगा, 1000 पेपर जिरक्स कराते हैं तो 1000 खर्च आएगा। लेकिन 2000 पेपर आप जिरक्स कराते हैं तो अब 2000 खर्च नहीं आएगा, 2000 से कुछ कम खर्च आएगा, क्योंकि पहले 1000 के बाद जो अगला 1000 है उस पर तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो 1000 सीट के बाद 2% का डिस्काउंट मिलता है। अब बोला है कि कागज के 5000 सीट का प्रतिलिपि करवाने में कितना खर्च आएगा। तो अगर डिस्काउंट नहीं मिले तो 5000 सीट का खर्च कितना हो जाएगा? 5000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1000 रुपया प्रति सीट है। तो 5000 सीट का खर्च कितना आ जाएगा? 5000। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो 5000 में से कुल कितना सीट है आपका? 5000। इसमें से पहले 1000 पे तो डिस्काउंट नहीं मिलना है, क्योंकि प्रथम 1000 सीट के बाद बोला है ना, तो 1000 पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, यानी बाकी का जो 4000 सीट बचा है इस पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब इस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 2%। तो इन 4000 रुपये पे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल डिस्काउंट भी तो यही होगा ना, 4000 पे 2%, प्रतिशत से 00 कैंसिल, यानी कि कुल मिला के 80 रुपये का छूट इसको मिल जाएगा। तो 5000 रुपये जो जिरक्स का चार्ज होना चाहिए, प्रतिलिपि का चार्ज होना चाहिए, उस पर 80 रुपये का छूट मिल जाएगा, यानी कि 4920 रुपया का जो है ना पूरा खर्च आ जाएगा प्रतिलिपि करने में। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी, 4920 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे। यह क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से है। बोला है दिए गए चित्र में DE समानांतर है BE। यह जो लाइन है ना इसके समानांतर है। ठीक है, यह जो लाइन है वह क्या है? इसके समानांतर है। तो जब भी त्रिभुज में कोई भी लाइन आधार के समानांतर खींचा जाए तो इस केस में क्या होता है ना कि दो त्रिभुज आपका बन के तैयार होता है। एक तो यह छोटा वाला त्रिभुज देख सकते हैं, और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। एक तो छोटा वाला त्रिभुज यहाँ वाला, और एक पूरा बड़ा त्रिभुज, एक त्रिभुज ADE और दूसरा त्रिभुज ABC। इस केस में क्या होता है कि यह दोनों समरूप हो जाता है, यानी त्रिभुज ADE जो है ना वो आपका समरूप होगा किसके? त्रिभुज ABC के। ठीक है, यह सिंबल जो है वह किसका है? समरूपता का है। तो त्रिभुज ADE समरूप होगा किसके? त्रिभुज ABC के। अब अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है। जैसे देख लीजिए AD का संगत भुजा क्या होगा? पूरा AB। तो हम लिखेंगे AD बट्टा AB। AD का संगत भुजा क्या होगा? AB। तो AD बट्टा AB बराबर उसी तरह से AE भुजा का संगत क्या होगा? तो AE भुजा का संगत जो है ना वह पूरा हो जाएगा आपका AC। ठीक है, संगत भुजा गौर से देख लीजिए। अगर त्रिभुज ADE की बात करें तो इस भुजा का संगत क्या हो जाएगा? पूरा AB हो जाएगा। अगर हम इस दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकाल दें, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया हमारा ADE और अलग एक निकाल दे त्रिभुज ABC। अब इसको देख लीजिए कि संगत भुजा कौन होगा? तो इसका संगत भुजा तो यही होगा ना। तो संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है, तो AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, AD बट्टा BD 3/5। तो AD 3 और BD कितना? 5। ठीक है, तो AD के जगह हम क्या लेंगे? 3 लेंगे बट्टा AB। तो A से लेकर के B तक का वैल्यू 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 बराबर AE। तो AE का वैल्यू हमें पता नहीं है इस क्वेश्चन में, तो AE का वैल्यू हम ले लिए x बट्टा AC। AC का मान 4.8 है। सोल्व करिए, नीचे से नीचे वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। 8 छक्के 48, 0.6 होगा, 6 त्रिक 18, 1.8 होगा। 1.8 यही किसका वैल्यू आ गया? x का वैल्यू आ गया। x क्या माने थे? AE का वैल्यू। तो हमें AE का ही वैल्यू निकालना था, तो AE का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? AE का वैल्यू आपका हो जाएगा 1.8। पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में देखिए क्या है, AD बट्टा BD 3/5। तो AD 3 है और BD कितना है? 5। आगे AC का वैल्यू 4.8, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस पूरे का वैल्यू क्या है? 4.8 है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है AE का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम x माने। अब देखिए AD, तो AD का वैल्यू क्या होगा? 3 बट्टा AB। तो AB का वैल्यू क्या होगा? 5 बराबर AE। तो AE का वैल्यू क्या होगा? x बट्टा AC। AC का वैल्यू क्या होगा? 4.8। बस इसको सोल्व करिए और इससे आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए,
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 हो तो दोनों कोण में अंतर ज्ञात करिए। दो संपूरक कोणों में 13:5 का अनुपात। अच्छा देखिए, दो कोण संपूरक तभी होता है जब उन दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो। तो अगर यह दोनों संपूरक है तो इसके कोण का योग कितना होना चाहिए? 80। अभी कितना है? 13 और 5 18। तो 18 को 180 बनाइए, 80 नहीं 180, ठीक है। दो कोण संपूरक तभी होता है जब उन दोनों कोण का योग 180 हो जाए। जैसे 90 और 90 संपूरक होगा, 100 और 80 संपूरक होगा, है ना, 140 और 40 संपूरक होगा। दो कोण संपूरक तभी होगा जब उसका योग 180 हो जाए, और दो कोण पूरक तभी होगा जब उसका योग 90 डिग्री। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कोण कहलाएगा, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह संपूरक कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि दो संपूरक कोणों में 13:5 का अनुपात। अब दोनों कोणों का योग 13 5 18 है, इसको 180 होना चाहिए। तो इसको 180 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 10 से। जिससे भी गुना करना है दोनों में गुना करिए, इससे रेशियो के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो जब 10 से 13 में गुना करिएगा तो एक एंगल 130 और दूसरा एंगल 10 पंचे 50, यही तो आएगा। तो एक एंगल 130 और दूसरा एंगल आपका 50 आ गया। देख लीजिए, दोनों का योग 180। हमें बताना है दोनों का अंतर। तो हमें क्या बताना है? इन दोनों कोणों का अंतर। तो 130 में से 50 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 80। दोनों का क्या बताना है? डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो 130 में से 50 माइनस करिए 80, आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा तरीका यह था आपका कि दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180, जबकि अनुपात में इसका योग कितना है? 18। हमें बताना है इसका अंतर, मतलब 13 और 5 में अंतर कितना का? 8 का। तो अनुपात 8 का मान, 18 का मान दे रखा है, 8 का मान पूछा है, तो जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे, सीधे हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है अभी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, स्पेशली ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। बोला है कि एक प्रश्न और 3 कथनों को 1 2 3 क्रमांक दिए गए हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए तथ्य नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि आयत की लंबाई क्या है। हमें क्या पता करना है? आयत की लंबाई। अब आयत की लंबाई पता करने के लिए 3 कथन दिया गया है, हमें इसमें से किसकी आवश्यकता होगी? तो आयत का परिमाप 80 है, तो परिमाप 80 है, इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा कि इसका लंबाई प्लस चौड़ाई जो है ना वह कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, यही तो निकलेगा। परिमाप इसका 80, तो परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो इसका वैल्यू 80 है, तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। तो परिमाप 80 यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई 40 हो गया, है ना। केवल इससे तो आपका आंसर नहीं निकलना, इससे तो लंबाई प्लस चौड़ाई निकलेगा। हमें चाहिए लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई निकल गया, हमें क्या चाहिए? लंबाई। क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई क्या होगा। दूसरा कथन, आसन्न भुजाओं का योग 40। आसन्न भुजा यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40, तो दोनों तो एक ही चीज़ है। जो आपका पहला है वही दूसरा है, दोनों के बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों तो एक ही बात है। आसन्न भुजा यानी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का योग 40, दोनों एक ही चीज़ है। अब तीसरा में बोला है आयत की चौड़ाई 10 मीटर। इसमें क्या बोला है? चौड़ाई कितना मीटर? 10 मीटर। अब ध्यान से देखिए, चौड़ाई दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया? चौड़ाई दे दिया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 40 है, इसमें से चौड़ाई 10 माइनस करेंगे तो लंबाई तो निकल जाएगा ना 30। तो अगर हम पहला और तीसरा को मिला दे तो लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम दूसरा और तीसरा को मिला दे फिर भी लंबाई निकल जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई 40, इसमें से चौड़ाई 10 माइनस करिए, लंबाई कितना? 30। तो लंबाई निकालने के लिए हमें पहला और तीसरा कथन चाहिए या फिर दूसरा और तीसरा कथन, मतलब तीसरा कथन तो अनिवार्य है। तो तीसरा के साथ या तो पहला या दूसरा कथन चाहिए, तभी हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प सी, तीसरा। यानी तीसरा तो हमें चाहिए ही जिसमें चौड़ाई है। इसके अलावा या तो पहला कथन रहे या फिर दूसरा कथन रहे, पहला या दूसरा तो एक ही चीज है। तो तीसरा हमें चाहिए, तथा यानी इसके साथ या तो 1 या 2 रहेगा, तो हम लोग अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर विमाओं के एक आयताकार कागज को कागज की चौड़ाई के बराबर ऊंचाई के साथ एक सिलेंडर बनाने के लिए बेलित करना है। बेलित करना यानी इसको मोड़ना है। कहने का मतलब देख लीजिए, यहाँ पे आपका एक आयत है
ओके, यह क्या है आपका एक आयत है, ध्यान से समझिएगा इसको। यह आयत है, इसका लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है ना कि कागज को चौड़ाई के बराबर ऊंचाई, मतलब इसको मोड़ना है इस तरीके से, इस कागज को लेकर के फोल्ड करके गोल करके, आप कागज को लेकर के फोल्ड करते हैं ना, गोल करके एक बेलन का आकार देना है। ठीक है, क्या करना है, बेलन का आकार देना है। अब जब बेलन का आप आकार दीजिएगा तो उस केस में क्या होगा कि उस बेलन का ऊंचाई कितना आपको लेना है, जितना इसका चौड़ाई होगा। जब आप इसको वैसे भी ऐसे मोड़िएगा, इस तरीके से मोड़िएगा, तो उसका बेलन का जो ऊंचाई होगा ना वो इसके चौड़ाई के बराबर ही होगा। अब आगे बोला है ऊंचाई के साथ सिलेंडर बनाने के लिए विलित किया गया, इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। अब गौर से एक चीज यहाँ पे समझिएगा, जब आप इसको फोल्ड करिएगा, बेलन के आकार में ले जाइएगा तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यह कुछ आपका ऐसा हो जाएगा ना, इस तरीके से मुड़ जाएगा तो गोल हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब क्या होगा कि आप जो यहाँ पे मोड़े हैं वह किस पार्ट को मोड़े हैं, इसी चीज को आप मोड़े हैं, तो इसका जो परिधि होगा, यहाँ जो सर्किल है उसका जो परिधि होगा, उसका लंबाई इसके लंबाई के बराबर, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा 2πr। जो आधार है बेलन बनेगा उसका आधार तो वृत्ताकार ही होगा, तो उसका परिधि 2πr, मतलब इसकी लंबाई, चारों ओर की लंबाई कितना 2πr, जबकि यह लंबाई कितना होगा, यह आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ से r का वैल्यू क्या होगा 6/2π, तो हमें r का ही वैल्यू बताना था 6/2π, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी हम इसको मोड़ेंगे तो यह जो होगा ना वह उस सर्किल का, उस बेलन के आधार का परिधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्न, जानवी और ऋषि ने आपस में एक केक को बांटा। स्वप्न के हिस्से में इसका 5/36, देखिए स्वप्न के हिस्से में कितना आया 5/36 भाग। आगे देखिए ऋषि के हिस्से में 3/4, और इसके बाद जो शेष बचा है ना वह जानवी के हिस्से में आया है। तो हम देखते हैं कि शेष कितना बचेगा। इस दोनों के हिस्से को जोड़ लीजिए, जोड़िए कितना आता है 36 और 4 का एलसीएम कितना 36। यहाँ पे 36 है तो 5 रह जाएगा, 4 नामा 36 तो 9 तिया 27, 27 और 5 32, 32/36 इसका योग आया। काटे इसको, 4 से 8 से, हाँ 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 नामा 36, यानी 8/9 आया। तो 8/9 भाग कौन ले लिया है, 8/9 भाग जो है वह ऋषि और स्वप्न और ऋषि के, स्वप्न को मिला इतना, ऋषि को मिला इतना, तो स्वप्न और ऋषि 8/9 भाग ले लिया। तो अब शेष कितना बचा, तो 8/9 का शेष कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो शेष निकालने का तरीका है कि नीचे वाला को ऊपर वाला में से, यहाँ रिमाइंडर नहीं, क्या निकालना है इसका शेष निकालना है। ठीक है, तो 8/9 का शेष क्या हो जाएगा आपका 1/9 हो जाएगा। जब भी शेष निकालना होगा तो नीचे वाले को ऊपर वाला में से घटा के ऊपर नीचे में सेम रहेगा। तो 8/9 भाग, तो पहला दोनों ले लिया है तो तीसरे के हिस्सा में शेष बचेगा, यानी 1/9 बचेगा। अगला देखिए, बोला है सुरेश और तैमूर के वर्तमान आयु में 4:3 का अनुपात। सुरेश और तैमूर इस दोनों के वर्तमान आयु में क्या अनुपात है 4:3 का अनुपात। ठीक है, यह दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात है। दोनों के प्रेजेंट एज में क्या रेशियो है 4:3 का अनुपात है। आगे बोला है कि 14 साल के बाद उनकी आयु में 6:, 14 साल के बाद, 14 वर्ष के बाद इनके आयु का जो अनुपात है ना वह कितना हो जाता है आपका 6:5 हो जाता है। गौर से देखिएगा, यह जो है ना, यह सुरेश और तैमूर का वर्तमान आयु, सुरेश का वर्तमान आयु 4, तैमूर का वर्तमान आयु 3। 14 साल बाद सुरेश का आयु 6, 14 साल बाद तैमूर का आयु 5। अब एक चीज़ देखिए, 14 साल के बाद सुरेश की आयु में कितना का वृद्धि हुआ है अनुपात में 2 का, और 14 साल के बाद तैमूर की आयु में कितना का वृद्धि हुआ है 2 का। तो प्रत्येक के आयु में अनुपात 2 की वृद्धि हुई है ना। प्रत्येक के आयु में अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ है अनुपात 2 का, जबकि वास्तव में कितना का वृद्धि होना चाहिए था 14 वर्ष का। तो अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 साल हो जाएगा। देख लीजिए ना, वर्तमान में सुरेश कितने साल का 4 साल का, 14 साल के बाद 6 साल का, तो अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ अनुपात 2 का, जबकि रियल में 14 साल का, तो अनुपात 2 का वैल्यू 14। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान 2 से काटिए 14 को, कितना हो जाएगा 7। तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 वर्ष हो गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है तैमूर की वर्तमान आयु। तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 के बराबर, तो तैमूर का वर्तमान आयु तो यही होगा ना, वर्तमान आयु तैमूर का अनुपात 3। तो 1 बराबर 7, तो 3 बराबर 3 × 7 यानी कितना हो जाएगा 21 वर्ष।
तो तैमूर का वर्तमान आयु आपका 21 वर्ष। अगर पूछता सुरेश का वर्तमान आयु तो अनुपात 1 का मान 7, तो अनुपात 4 का मान 7 चौके 28, यानी सुरेश का वर्तमान आयु कितना साल हो जाएगा? 28 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।